हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप ऑल यू फाइन। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 की। आज दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएटी पेपर 2016। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। आज हम इसमें सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर 1 2 3 पार्ट। मतलब इसमें दोस्तों सिर्फ हम ओनली एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन व एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन इसमें हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की ओर। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फूलगोभी में विप्टेल नामक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। साथियों, आपको बताना है कि जो फूलगोभी होती है, फूलगोभी में विप्टेल नामक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। बोरान की कमी से, कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से या मॉलिब्डेनम की कमी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम। फूलगोभी में विप्टेल नामक रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलगोभी में विप्टेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है। साथियों, आपको बताना है कि भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है वह विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में, मोंटगोमरी व फिरोजपुर में, काठियावाड़ के गिर वन में या पंजाब व दिल्ली में। तो दोस्तों बताना है कि जो भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है वह कहाँ पाई जाती है। तो वह दोस्तों काठियावाड़ के गिर वन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भैंस की जाफराबादी नस्ल काठियावाड़ के गिर वन में पाई जाती है। यह इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। साथियों यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू है थर्ड क्वेश्चन, एप्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों जो एप्लाटॉक्सिन नामक एक विषैला पदार्थ है वो किस फसल से संबंधित है। सोयाबीन से, सूरजमुखी से, सरसों से या मूंगफली से। तो दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ यह मूंगफली की फसल से संबंधित है। यह मूंगफली में लगता है। मतलब जो एप्लाटॉक्सिन है यह एक विषैला पदार्थ है जो कि मूंगफली में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ वाला, गर्डल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि गर्डल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है। कमारा का, सोयाबीन का या ग्वार का या अरंडी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्डल बीटल यह सोयाबीन का एक प्रमुख कीट है। किसका दोस्तों? गर्डल बीटल यह एक सोयाबीन फसल का प्रमुख कीट है। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। साथियों फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रति हेक्टेयर बुआई में जीरे की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दोस्तों बताना है कि जो जीरे की जो बुआई हम करते हैं तो प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम जीरे की आवश्यकता होती है बुआई के समय। तो दोस्तों बताना है 7 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम या 17 से 20 किलोग्राम या 21 से 23 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए जो एसेंशियल जो आवश्यक सीड रेट है वह हो जाएगी 12 to 15। इसके लिए बीजो जीरे की बुआई के लिए जो आवश्यक सीड रेट है बीज दर वह हो जाएगी 12 से 15 किलोग्राम। ऑप्शन बी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, 12 से 15 किलोग्राम बीज दर जीरे की होती है पर हेक्टेयर। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्वार में तना मक्खी का प्रकोप किस फसल की किस अवस्था में होता है। आपको बताना है कि ज्वार की फसल में तना मक्खी रोग लगता है। ये ज्वार है, ज्वार की फसल में दोस्तों तना मक्खी रोग लगता है। अब वह फसल की किस अवस्था में लगता है? दाना निर्माण के समय, पुष्पन के समय या घुटने की ऊंचाई पर या आरंभिक अंकुरन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, घुटने की ऊंचाई में। ज्वार में जो तना मक्खी रोग लगता है, ज्वार में जो तना मक्खी का जो प्रकोप होता है वह घुटने की ऊंचाई के समय लगता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों नेक्स्ट 7th वाला एमसीक्यू है,
किस खेत में 100 किलोग्राम डीएपी तथा 100 किलोग्राम यूरिया देने पर कितनी किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस P2O5 प्राप्त होगी? 56 से 40, 64 से 46 या 72 से 50 या 88 से 55। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। 64 से 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगी। कितनी नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त होगी? तो दोस्तों वो होगी 64 प्लस 46 किलोग्राम। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, सामान्य परिस्थितियों में धान की रोपाई हेतु सिफारिश की गई फसल ज्यामिति है। मतलब बताना कि सामान्य परिस्थितियों में जो धान की रोपाई हेतु सिफारिश की गई जो फसल ज्यामिति है वह क्या है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसके लिए जो फसल ज्यामिति है वह एक एसेंशियल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए? साथ ही आपको बताना है कि पपीते के खेत में टोटल कितने प्रतिशत नर पौधे रखना चाहिए? 5%, 10%, 15% या 20%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पपीते के खेत में जो नर प्लांट है मतलब जो मेल पौधे है वह 10% रखना चाहिए। कितने परसेंट? तो दोस्तों वह 10% रखना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र है। दोस्तों मुर्गियों में जो फाउल पॉक्स है, फाउल पॉक्स इसके लिए इसके बचाव के लिए जो टीकाकरण की जो सही उम्र है वह बताना, एज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वह हो जाएगा 12 से 14 सप्ताह या 8 से 10 सप्ताह या 4 से 6 सप्ताह या दोस्तों हो जाएगा 2 से 4 सप्ताह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाने के लिए 2 से 4 सप्ताह में वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। कितने वीक में? 2 से 4 सप्ताह में इसका वैक्सीनेशन दोस्तों कर देना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। साथियों आपको बताना है कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का जो लक्षण है वह कौन सा हो जाएगा? खांसी आना या गर्भपात या आकस्मिक मृत्यु या लार श्रवण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का जो लक्षण है वह हो जाएगा आकस्मिक मृत्यु। मतलब दोस्तों अगर पशु की आकस्मिक अचानक मृत्यु हो रही है तो वह एंथ्रेक्स रोग का सिम्टम्स हो जाएगा। मतलब वह एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है आकस्मिक मृत्यु, अचानक से डेथ हो जाना, यह सभी एंथ्रेक्स रोग के लक्षण हो जाएंगे, सिम्टम्स। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, गाय में कोमोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है? साथियों आपको बताना है कि गाय में कोमोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है? 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे या 36 से 48 घंटे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 12 से 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय में कोमोत्तेजना काल 12 से 24 घंटों तक रहता है। कितना रहता है? 12 से 24 घंटे तक गाय में कोमोत्तेजना काल रहता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है। आपको बताना है पानी के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की उसकी जो पहली अवस्था है वह कौन सी जाएगी? पतली नालियां बनना, गहरी नालियां बनना, परत का बहना या पानी की धारा के किनारों का बहना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परत का बहना। पानी द्वारा मृदा क्षरण की जो पहली अवस्था है वह होती है परत का बहना। तो दोस्तों कैसे आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी वर्षा का पानी, तेज बारिश से पानी नीचे गिरता है, वर्षा होती है, तो सबसे पहले जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह रहती है, मिट्टी के जो ऊपरी कण रहते हैं उसमें मिट्टी के कण हो या रेत के कण, वो ऊपरी कण सिर्फ बहते हैं। मतलब मृदा की जो ऊपरी परत है सिर्फ वही बहती है, ना कि एकदम से नालियां बन जाती है। पहले ऊपरी परत बनती है, उसके बाद में धीरे धीरे नालियां बनने लगती है अगर तेज वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें सबसे पहले परत बहती है, ऊपर की परत का बहना। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है,
निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी, साथ ही आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कवकीय, एक जो कवक के द्वारा एक शाकनाशी फैलता है वो है लॉडेक्स, पेडिगार्ड, एरोजिन या कोलेगो तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोलेगो। ऑप्शन डी कोलेगो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों। टिक्का रोग की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है, मतलब दोस्तों टिक्का रोग की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है, मतलब आपको बताना है कि टिक्का निम्न में से कौन सी फसल का एक प्रमुख रोग है। मूंग का, उड़द का, मूंगफली का या लोबिया का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। जो टिक्का रोग होता है यह मूंगफली की फसल का एक प्रमुख रोग है। टिक्का रोग मूंगफली की फसल का एक प्रमुख रोग है। अब देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत को ब्लैंक्स कहते हैं, मतलब साथियों आपको बताना है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्या कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर या ट्रोपोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फियर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पपीते के फल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों बताना है कि पपीते के खेत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। पपीते के फल में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों वह पाया जाता है विटामिन ए। पपीते के फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है ब्लैक आर्म और रेड रॉट क्रमशः ब्लैंक्स और ब्लैंक्स के रोग है। तो दोस्तों बताना है ये जो दो रोग के नाम दिए हुए ब्लैक आर्म और रेड रॉट, ये दो प्रकार के डिजीज है, ब्लैक आर्म और रेड रॉट। दोस्तों ये क्रमशः किसके रोग है बताना है। अरहर और मसूर के, कपास और गन्ना के, सोयाबीन और मूंगफली के, व मूंग और मांस के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं जो ब्लैक आर्म रोग है दोस्तों, जो ब्लैक आर्म है यह कपास में लगता है, और जो रेड रॉट रोग है यह गन्ने में लगता है। दोस्तों ये जो रेड रॉट यह गन्ने में लगता है, इसे हम लाल सड़न भी कहते हैं। हिंदी में रेड रॉट रोग को लाल सड़न रोग भी कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। आपको बताना है कि जो मोस्टली जो पौधे होते हैं मिट्टी से जो नाइट्रोजन वो लेते हैं तो वह किस रूप में लेते हैं। नाइट्रेट फॉर्म में, फ्री नाइट्रोजन गैस में, या नाइट्रेट फॉर्म में, या नाइट्रिक एसिड में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकतर पौधे मिट्टी से अधिकतर पौधे जो नाइट्रोजन है वह किस रूप में लेते हैं, वह लेते हैं नाइट्रेट रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या नाइट्रेट रूप में लेते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की और। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स, हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाया जाने वाला पौधा या फसल है। तो साथियों बताना है कि हरी खाद के लिए जो आमतौर पर अपन कौन सी फसल को उगाते हैं। ढैंचा को, ग्वार को, अरहर को या मूंग को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ढैंचा इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसल है ढैंचा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ढैंचा। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। साथियों आपको बताना है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, नाइट्रोजन या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4। मतलब CH4 का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वह होता है मीथेन गैस। धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन बी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। धान के खेत में मीथेन गैस दोस्तों निकलती है। अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है,
गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवार नाशी काम लेते हैं? आपको बताना है कि गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवार नाशी काम लेते हैं? ब्यूटाक्लोर, आइसोप्रोट्यूरान, पेंडिजेथालिन या ए सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आइसोप्रोट्यूरान इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए हम आइसोप्रोट्यूरान खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। आइसोप्रोट्यूरान खरपतवार नाशी का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। तो साथियों आपको बताना है कि जो गुलाब में जो प्रवर्धन की विधि है वह कौन सी है? बडिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा, इनमें बीज द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपको बताना है गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, बडिंग द्वारा। गुलाब में प्रवर्धन की जो विधि है वो बडिंग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? बडिंग द्वारा गुलाब में प्रवर्धन की विधि की जाती है फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखेंगे हम राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, गाजर मुख्य स्रोत है। तो साथियों आपको बताना है कि गाजर मुख्य स्रोत है, परंतु किसका है? कैरोटीन का है, जिंक का है, पोटेशियम का है या फास्फोरस का है? तो दोस्तों बताना है गाजर मुख्य स्रोत है। गाजर किसका मुख्य स्रोत है? कैरोटीन का है। किसका मुख्य स्रोत है दोस्तों? गाजर या कैरोटीन का एक मुख्य स्रोत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास किस कुल का पौधा है? तो दोस्तों कपास किस कुल का पौधा है आपको बताना है। क्रूसिफेरी कुल, एनाकार्डियेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली या सोलेनेसी फैमिली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कपास है कॉटन या मालवेसी कुल का पौधा है। दोस्तों किस कुल का पौधा है? कपास या एक मालवेसी कुल का पौधा है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा कपास, कॉटन का उत्पादन कहाँ होता है या किस राज्य में होता है? तो दोस्तों उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। फ्रेंड्स कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन, प्रोडक्शन महाराष्ट्र राज्य में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है, इस कारण से वहां पे कपास का उत्पादन भी ज्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों कपास के प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही एसेंशियल है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है गाय की गर्भधारण अवधि है। साथियों आपको बताना है कि जो गाय की जो गर्भधारण अवधि है वह है 181 दिन, 281 दिन, 381 दिन या 481 दिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 281 दिन। गाय की गर्भधारण अवधि है 281 दिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके लिए एक डाउट है थोड़ा कि गाय की गर्भधारण अवधि है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 282 दिन, परंतु दोस्तों 281 दिन। परंतु दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में 280 दिन या 282 दिन भी दिया रहता है या 283 भी। तो आपको 200 वाली ही लाइन को क्लिक करना है, मतलब जिसमें 280, 282 या 283 दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर 281 दिया हुआ है तो आपको पहले प्रेफरेंस 281 को ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। गाय की गर्भधारण अवधि वह होती है 281 दिन की। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। खुरपका मुंह पका रोग का कारण है। आपको बताना है दोस्तों जो खुरपका मुंह पका रोग का कारण यह किसके द्वारा फैलती है? यह बीमारी किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो दोस्तों जो खुरपका मुंह पका रोग का कारण है वह है विषाणु, वायरस के द्वारा। खुरपका मुंह पका रोग यह वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? यह वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता का नमक का घोल प्रयोग किया जाता है? 5 से 15% या 15 से 25% या 25 से 45% या हो जाएगा 45 से 55%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए सांद्रता का नमक का जो घोल है वह 5 से 15% होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 15%। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 29 वाला।
आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। साथ ही आपको बताना है कि आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। बाह्य फल भित्ति, अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों आम का जो खाया जाने वाला भाग है वह हो जाएगा मध्य फल भित्ति, मेसोकार्प। आम का जो खाया जाने वाला भाग होता है दोस्तों वह होता है मेसोकार्प। आम का खाया जाने वाला भाग मेसोकार्प कहलाता है। जो मेसोकार्प है वो सीड के बीच में वह बाहरी जो छिलके रहते हैं उसके बीच में पाया जाता है। जो मांस टाइप का पाया जाता है येलो कलर का, वह होता है आम का खाया जाने वाला भाग। मध्य फल भित्ति इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह बीच में रहता है। ये भी दोस्तों एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भाई वह बीच का खाया जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति कहलाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। अमरूद के फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों बताना है जो ग्वाजावा होती है, ग्वाजावा, अमरूद के फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है ग्वावा में। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विटामिन सी। अमरूद के फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। किसकी? विटामिन सी की मात्रा अमरूद के फलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जामुन, आम एवं सिट्रस इत्यादि फल वृक्ष ब्लैंक्स पौध उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों बताना है इसका आंसर। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस या पोलियम्ब्रियोनिक या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पोलियम्ब्रियोनिक इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखरोट में वसा का प्रतिशत होता है। आपको बताना है कि अखरोट में वसा का कितना परसेंटेज पाई जाती है। 69.8%, 84.4% या 64.4% या 63.4%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अखरोट में वसा का प्रतिशत 64.4% तक पाया जाता है। कितना? 64.4% वसा अखरोट में पाई जाती है। दोस्तों यह क्वेश्चन RAU कृषि विस्तार अधिकारी के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अखरोट में वसा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो वह पाई जाती है 64.4% तक के अखरोट में वसा पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है, पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। साथियों आपको बताना है कि पपीते के फलों में पीला रंग है यह किस पिगमेंट के कारण पाया जाता है। एंथोसाइनिन के द्वारा, जेंथोफिल के द्वारा या केरिका जेंथिन के द्वारा या बीटा कैरोटीन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पपीते के फलों में जो पीला रंग है दोस्तों वह केरिका जेंथिन के कारण पाया जाता है। किसके कारण दोस्तों? वह केरिका जेंथिन के कारण पपीते के फलों में पीला रंग पाया जाता है। अब देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है एंथोसाइनिन। तो दोस्तों एंथोसाइनिन मतलब प्याज में जो गुलाबी रंग पाया जाता है, प्याज का जो पिंक कलर होता है वह एंथोसाइनिन के कारण प्याज का गुलाबी रंग होता है। और जो जेंथोफिल है ऑप्शन बी में, तो जेंथोफिल अंडे में जो पीला रंग होता है, अंडे के अंदर में जो पीला रंग पाया जाता है वह जेंथोफिल के कारण पाया जाता है। किसके कारण दोस्तों? जेंथोफिल पिगमेंट के कारण ही अंडे का अंदर से पीला रंग होता है। और जो ये जो दोस्तों बीटा कैरोटीन दिया हुआ है या जो बीट होती है उसमें जो उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, DDVP क्या कहलाता है। तो दोस्तों बताना है कि DDVP क्या कहलाता है। नुआन, मेलाथियान, थायोडान या सल्फेक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थायोडॉन। DDVP यह एक थायोडॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? थायोडॉन कहलाता है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किस तत्व की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस या किस तत्व की कमी से होता है। कॉपर की कमी, बोरान की कमी या जस्ते की कमी या मैग्नीज की कमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज की कमी से आंवले में आंतरिक निक्रोसिस की कमी होती है, बोरान की कमी से। तो दोस्तों अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
नींबू में डाइबेक किस तत्व की कमी से होता है। साथियों आपको बताना है कि जो नींबू होता है, नींबू में डाइबेक या किस तत्व की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी, मैग्नीज की कमी, कॉपर की कमी या जस्ते की कमी। जस्ता मतलब दोस्तों होता है जिंक, Zn। इसका ये लिखा है फॉर्मूला, Zn मतलब होता है दोस्तों जिंक की कमी से। तो बताना है नींबू में डाइबेक रोग यह किसकी कमी से, किस तत्व की कमी से होता है। तो दोस्तों यह होता है ऑप्शन सी, कॉपर की कमी से। नींबू में डाइबेक रोग यह कॉपर की कमी से फैलता है कि होता है। किस तत्व की कमी से? नींबू में डाइबेक कॉपर तत्व की कमी से होता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि दिया हुआ है फूलगोभी में विप्टेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। दोस्तों बताना है फूलगोभी में जो विप्टेल रोग है वह किस तत्व की कमी के कारण होता है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, बोरॉन या मैग्नीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। फूलगोभी में विप्टेल या मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? फूलगोभी में विप्टेल रोग या मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फूलगोभी में मॉलिब्डेनम की कमी से विप्टेल रोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। साथियों बताना है जो धान में जो खैरा रोग लगता है वह किस तत्व की कमी से लगता है। जिंक की कमी से, बोरान की कमी से, कैल्शियम की कमी से या पोटेशियम की कमी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ये। धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक की कमी। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। बोरान की कमी, जस्ते की कमी, पोटेशियम की कमी या कॉपर की कमी के कारण। तो दोस्तों यह जो रोग होता है यह होता है बोरान की कमी के कारण। आम में आंतरिक निक्रोसिस यह बोरान की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर में कोटर स्पॉट कैविटी स्पॉट रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो बताना है दोस्तों गाजर में जो कैविटी स्पॉट रोग है यह किस तत्व की कमी के कारण लगता है। नाइट्रोजन की कमी, कैल्शियम की कमी या पोटेशियम की कमी या मॉलिब्डेनम की कमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा पोटेशियम। गाजर में कैविटी स्पॉट यह पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोटेशियम की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम की कमी के कारण गाजर में कैविटी स्पॉट रोग होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गन्ने में लाल सड़न या रेड रॉट रोग किसके द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो गन्ने में लाल सड़न या रेड रॉट रोग है यह किसके द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एक राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। गन्ने में लाल सड़न या रेड रॉट जो रोग है यह फफूंद के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है दोस्तों? यह लगता है फफूंद के द्वारा। गन्ने में ये रेड रॉट रोग यह फफूंद के द्वारा लगता है। दोस्तों इसी प्रीवियस ईयर पेपर में यह क्वेश्चन पूछा था कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग यह फफूंद के द्वारा लगता है, पर इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था कि रेड रॉट रोग किस फसल में लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ने में। रेड रॉट जो रोग है लाल सड़न यह गन्ने की फसल में लगता है। यह इसी क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आपको बताना है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मुंबई में, पंतनगर में, कोयम्बटूर में या लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अब देखेंगे हम 43 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि
बीएचसी का व्यापारिक नाम क्या है? तो साथियों आपको बताना है जो बीएचसी का व्यापारिक नाम है केप्टॉन, गैमेक्सिन, सेरेसॉन या एल्ड्रिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, गैमेक्सिन। बीएचसी का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। क्या है दोस्तों? गैमेक्सिन। बीएचसी का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? साथियों आपको बताना है कि जो टमाटर का जो लाल रंग है वह किसके कारण से होता है? वह होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण इसमें लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण या लाइकोपिन के कारण या इनमें से कोई नहीं, इसमें लाल रंग होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है यह लाइकोपिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? लाइकोपिन के द्वारा टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर पकते हैं। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, सेल्यूलोज बना होता है। साथियों आपको बताना है कि जो सेल्यूलोज है यह बना होता है, किसका बना होता है? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, फ्रक्टोज का या प्रोटीन का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज यह प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D एक महत्वपूर्ण खरपतवार नाशी है। तो साथियों आपको बताना है कि जो 2,4-D है एक महत्वपूर्ण खरपतवार नाशी है। तो यह किस फसल का खरपतवार नाशी है? चने का, कपास की या जौ की या मूंग की। तो साथियों आपको बताना है दोस्तों जो 2,4-D है ये कपास की फसल का महत्वपूर्ण खरपतवार नाशी है। किस फसल का है? यह कपास की फसल का एक महत्वपूर्ण खरपतवार नाशी है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। साथियों आपका बताना है कि अगर फसलों में हम पोटास का उपयोग या प्रयोग करते तो क्या बढ़ाता है? पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में पाला प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटास का प्रयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पोटास के प्रयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में काढ़ा पीने से या मेडिसिन लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वैसे ही पोटास का प्रयोग पौधों में करने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? साथियों आपको बताना है कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, 16, 18, 15 या 20। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच मैरीगोल्डा, फ्रेंच गेंदा होता है। तो बताना है दोस्तों जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है वह होता है डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड या एल्यूप्लाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच मैरीगोल्ड यह टेट्राप्लॉयड होता है। क्या होता है दोस्तों? यह होता है टेट्राप्लॉयड। फ्रेंच मैरीगोल्ड यह एक टेट्राप्लॉयड होता है। अब दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, निम्न में से किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? साथियों आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में से सबसे ज्यादा वसा किस पशु में पाई जाती है? गाय में, भैंस में, भेड़ में या बकरी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस में। भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा परसेंटेज पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। दोस्तों कितने परसेंट तक अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों भैंस के दूध में 13 से 14% तक की वसा पाई जाती है। अब यह भी क्वेश्चन एमपीपीएटी में पूछ लेता है कि किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा भदावरी भैंस। भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा परसेंटेज पाई जाती है, वह पाई जाती है 13 से 14% तक के भदावरी भैंस में वसा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। फ्रेंड्स अब देखेंगे खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है?
साथ ही आपको बताना है कि जो खुरपका मुंहपका रोग है यह किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, परजीवी के द्वारा, कवक के द्वारा या विषाणु के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस विषाणु के द्वारा। खुरपका मुंहपका रोग यह विषाणु के द्वारा फैलता है। दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, यह विषाणु के द्वारा दोस्तों फैलता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है। साथियों आपको बताना है कि मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कवक। मुर्गियों में जो चेचक रोग है यह कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, मुर्गियों में चेचक रोग कवक के द्वारा फैलता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में गलघोटू रोग का कारण है। तो साथियों आपको बताना है कि जो पशु है, पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस, माइकोबैक्टीरियम बेविस या साल्मोनेला टाइफ्री या पास्चुरेला मल्टोसिडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। पशुओं में गलघोटू रोग का कारण है पास्चुरेला मल्टोसिडा, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस से प्राप्त होती है। तो साथियों आपको बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है, अंगोरा ऊन यह किस से प्राप्त होती है, भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या याक से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खरगोश से, ऑप्शन बी इसका एक सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन यह खरगोश से प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है 55 वाला, जल प्रदूषण से होने वाले रोग है। साथियों आपको बताना है कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं, मुंहपका, खुरपका, एंथ्रेक्स रोग, तपेदिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जल प्रदूषण से होने वाले रोग जो है दोस्तों यह ये सभी है, क्योंकि जल प्रदूषण के द्वारा ये सभी रोग हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है। साथ ही आपको बताना है कि चने में जो खरपतवार लगते हैं उसके नियंत्रण के जो उपयुक्त जो एसेंशियल जो रसायन है, केमिकल, वह कौन सा बताना है। एट्राजिन 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2,4-D 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर या फ्लूक्लोरीन 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर या सिमेजिन 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, फ्लूक्लोरीन 0.75 किलोग्राम हेक्टेयर, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरीन 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर का इसका उपयोग करना चाहिए पर हेक्टेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है। तो साथियों आपको बताना है जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है, विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या विटामिन डी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस या विटामिन ए में सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है। तो साथ ही आपको बताना है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है, न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल मतलब दोस्तों होता है उदासीन, जिसका पीएच मान होता है 7 उदासीन का। तो न्यूट्रल पर या अम्लीय पर या एल्केलाइन पर या क्षारीय पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रल। फास्फोरस की उपलब्धता न्यूट्रल पीएच पर अधिक होती है। किस पर अधिक होती है, न्यूट्रल पीएच पर यह अधिक होती है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO कब स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यह कब स्थापित हुआ था, 1873 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये 1873 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1873 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है। साथियों आपको बताना है कि केंद्रीय जो मौसम वेधशाला यह कहाँ पर स्थित है? पुणे में, शिमला में, या हैदराबाद में, या हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय मौसम वेधशाला इंस्टीट्यूट यह पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह दोस्तों पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। साथियों आपको बताना है कि भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1908 में, वर्ष 1950 में, या वर्ष 1955 में, या वर्ष 1960 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना सन 1955 में की गई थी। कब की गई थी? भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्ष 1955 में की गई थी। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 62, पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है। साथियों आपको बताना है कि पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा कौन सा है? आलू का प्लांट है, जई, या धान, या चुकंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जई इज द करेक्ट आंसर। पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है वह हो जाएगा दोस्तों जई। जई यह एक लवण प्रतिरोधी पौधा है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, जो कि दिया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था। साथियों आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1971 में, वर्ष 1961 में, या वर्ष 1941 में, या वर्ष 1955 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1971 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1971 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना मृदा के पौधों की खेती को कहते हैं। साथियों आपको बताना है कि बिना मृदा के पौधों की खेती मतलब दोस्तों बिना मृदा के मतलब उसमें सिर्फ हम पानी के द्वारा ही, जल में ही पौधों को उगाया जाता है, प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है हाइड्रोपोनिक्स, सिल्वीकल्चर, सॉइल कल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोपोनिक्स। बिना मृदा के पौधे को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बिना मृदा के पौधों को उगाना दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कंपोजिटी कुल की है। साथियों आपको बताना है ये जो फसलों के नाम दी इनमें से कंपोजिटी फसल की कंपोजिटी कुल की कौन सी फसल है? मूली, चुकंदर, सूरजमुखी, या अल्फी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल की जो फसल है वह हो जाएगी सूरजमुखी। सूरजमुखी यह एक कंपोजिटी कुल की फसल है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, सोयाबीन उदाहरण है। तो साथियों आपको बताना है कि जो सोयाबीन है ये किस फसल का उदाहरण है? धान्य फसल का, छोटे अनाज वाली फसलों का, या चारे की फसल का, या दलहनी फसल का। तो दोस्तों बताना है जो सोयाबीन है, सोयाबीन ये किसका उदाहरण है दोस्तों? यह दलहनी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोयाबीन यह दलहनी फसल का उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है साथियों। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गेहूं को काला कीट रोग किसके कारण होता है? दोस्तों गेहूं में जो काला कीट रोग है यह किसके कारण फैलता है बताना। फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। गेहूं में काला कीट रोग या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? गेहूं में दोस्तों जो काला कीट रोग है यह प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं लगता है? साथियों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रोग फफूंदी के द्वारा नहीं लगता है। डंपिंग ऑफ,
झुलसा रोग, उकठा रोग या मोजेक रोग। तो दोस्तों यह जो झुलसा रोग है यह फफूंदी के द्वारा नहीं लगता है। बाकी ये जितने भी रोग दिए हुए डंपिंग ऑफ, उकठा रोग या मोजेक रोग, यह सभी रोग फफूंदी के द्वारा लगते हैं, जबकि जो झुलसा रोग है यह फफूंदी के द्वारा नहीं लगता है। फफूंद मतलब दोस्तों यह फंगस के द्वारा नहीं लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा रोग फफूंद से नहीं लगता? तो दोस्तों जो झुलसा रोग है, ऑप्शन बी, झुलसा रोग यह फफूंद के द्वारा नहीं लगता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन फिर से इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है कि गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण लगता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, फफूंदी के कारण या कीट के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गन्ने की फसल में जो लाल सड़न रोग है यह फफूंद के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है दोस्तों? गन्ने की फसल में रेड रॉट रोग यह फफूंद फंगस के कारण लगता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से लगता है? तो साथियों आपको बताना है जो कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, कॉपर, ऑक्सीजन या जल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ऑक्सीजन की कमी से लगता है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? साथियों आपको बताना है कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियां खाई जाती है, वानस्पतिक कलिका या फूल या जड़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता गोभी का और वानस्पतिक कलिका वाला भाग खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? वानस्पतिक कलिका भाग खाया जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलगोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, गांठ, फूल या वानस्पतिक कलिका। दोस्तों जो फूलगोभी होती है ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस इसका बॉटनिकल नेम है। तो फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग है वह हो जाएगा पुष्पक्रम। इसे हम इंग्लिश में कर्ड भी कहते हैं। फूलगोभी का खाए जाने वाला भाग होता है कर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पक्रम। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन अभी भी रिपीट हुआ था इसके पहले कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बिना मृदा के पौधों की खेती, बिना मृदा के फूलों की खेती, बिना मृदा के वनों की खेती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बिना मृदा की खेती करना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया, 73 क्वेश्चन हमने टोटल आज सॉल्व करवाया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।